फाइनली कल है 11 मार्च और कल की तारीख में क्लास 11th एग्रीकल्चर बायोलॉजी का फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है। और इसी के चलते आज इस वीडियो में चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने चेक करने वाले हैं जो पिछले कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं या पूछे जाने की संभावना बनती है। टोटल 21 चैप्टर आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। हर चैप्टर से अच्छे सवाल अपने ढूंढने वाले हैं जो कल के एग्ज़ाम के लिए नींव का पत्थर साबित होने वाले हैं। ये देखिए, ये पहला चैप्टर है जीव विज्ञान। यहाँ पर ब्रांचेस दे रखी हैं बायोलॉजी की और एक ब्रांच का नाम आता है टैक्सोनॉमी। चेक करेंगे आप, टैक्सोनॉमी वर्गीकी, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है आपसे, जिसमें अपने क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं, उनके सिद्धांत, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं। एक डेफिनेशन और है उद्विकास, एवोल्यूशन। ये भी आप चेक कर सकते हैं, नई स्पीसीज किस तरह से ओरिजिनेट होती है, किस तरह से डेवलपमेंट होता है, उसकी स्टडी की जाती है एवोल्यूशन में। अब आते हैं दूसरे चैप्टर पे, कोशिका एवं कोशिका चक्र, सेल एंड सेल साइकिल। ये चैप्टर सवाल के हिसाब से, डायग्राम्स के हिसाब से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डायग्राम्स पूछे जाते हैं। तो पहला जो सवाल अपने उठा रहे हैं वो है सेल थ्योरी। स्लाइडन और श्वान ने इस थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने ये बताया कि सेल या कोशिका लाइफ की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। डिफरेंस करना आ सकता है, बहुत बार पूछा गया है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में तुलना की गई है, एक टेबल ड्रॉ कर रखी है जिसमें 5 डिफरेंस दिए हुए हैं, आप चेक कर सकते हैं, आ सकता है। इसी के साथ जो डायग्राम्स आपको तैयार करने इस चैप्टर से, वो है एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियल सेल और दूसरी प्लांट सेल। इसी का दूसरा पोर्शन है इसी चैप्टर में। और यहाँ पर माइटोसिस और मियोसिस, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, दोनों में डिफरेंस दे रखा है, एक टेबल बना रखी है। ये भी काफ़ी अहम सवाल है। दोनों में फ़र्क दे रखा है, 8 अंतर कर रखे हैं, इनमें से कोई 6 आप याद करके जाएं। तीसरा चैप्टर है आवर्तबीजी पादपों की बाह्य आकारिकी एवं लक्षण, मॉर्फोलॉजी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। फूल वाले पौधों की बात चल रही है, उनकी बाह्य आकारिकी, जिसे अपने मॉर्फोलॉजी कहते हैं, बाहर से पेड़ पौधे कैसे दिखाई देते हैं उसकी स्टडी की जाती है। यहां से जो सवाल पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में जो सवाल बनते हैं, आवर्तबीजी पौधों की आयु, एक हेडिंग डाल रखी है और इसमें दे रखा आयु अवधि के आधार पर, एज ग्रुप के आधार पर आवर्तबीजी पौधों को 3 वर्गों में बांटा गया, 3 क्लासेस बना रखी हैं, 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय, एन्युअल्स, बाइन्युअल्स और तीसरे दे रखे हैं पेरिनियल्स, बहुवर्षीय। जो 1 साल में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं वो 1 वर्षीय हो गए। एग्जाम्पल आपसे पूछे जा सकते हैं जिनकी ज़्यादातर अपनी खेती बाड़ी करते हैं। और बाइन्युअल में क्या आते हैं, गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, जो 2 साल में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। और 2 से ज़्यादा अगर साल लगते हैं तो अपने कहते हैं बहुवर्षीय। नीम, बरगद, पीपल, आम, ये जो बड़े पेड़ हैं, यहाँ से सवाल बनते हैं। इसके बाद अगर अपने बात करें, राइजोफोरा दे रखा है और एक अधिपादप है ऑर्किड, डायग्राम दे रखे हैं। यहाँ पर राइजोफोरा में न्यूमेटोफोर दे रखा है और अधिपादप एपीफाइट में आर्द्रताग्राही जड़ दे रखा है, हाइग्रोस्कोपिक रूट दे रखा है। ये रूट के मॉडिफिकेशन है। जो एपीफाइट होते हैं अधिपादप, जैसे कि ऑर्किड है, वो दूसरे पौधों के ऊपर, दूसरे बड़े पेड़ों के ऊपर ग्रो करते हैं और उनमें और उनकी जड़ें हैं हवा में लटकी रहती हैं। वो जड़ें होती है आर्द्रताग्राही, हाइग्रोस्कोपिक, आसपास की नमी को सोखने वाली, जिससे प्लांट की ग्रोथ होती है। और न्यूमेटोफोर मिलता है राइजोफोरा में। ये ऐसे पौधे होते हैं जो दलदली इलाके में लगते हैं और वहाँ पर मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी रहती है, कमी रहती है। उसी की पूर्ति करने के लिए, उसी का फुलफिलमेंट करने के लिए जड़ें बाहर निकल आती हैं, जिसमें पिक्चर डाल रखी है, और बाहर की जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इन्हें कहते हैं न्यूमेटोफोर, श्वसनी मूलें।
इसके बाद रूट का डायग्राम दे रखा है, ये ज़रूर याद करें। इसमें 3 रीजन दे रखे हैं। सेल डिवीज़न वाला क्षेत्र है, उसके बाद इलोंगेशन वाला रीजन है, और उसके बाद मैचुरेशन रीजन है, परिपक्वन क्षेत्र है। और वहाँ से क्या निकलते हैं? मूलरोम, रूट हेयर्स निकलते हैं। और सबसे आगे लगा है मूलगोप, रूट कैप, जो कि रूट की हिफाजत करता है। ये डायग्राम आपसे पूछा जा सकता है। जड़ों के बाद आता है तना, स्टेम। और स्टेम के बारे में जो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं वो है स्टेम की मॉडिफिकेशन, तने के रूपांतरण। 3 तरह के रूपांतरण देखने को मिलते हैं: अंडरग्राउंड, एरियल और सब एरियल, भूमिगत, वायवीय और अधवायवीय। तना जो जमीन में जा चुका है, जैसे कि आलू है, प्याज है, आपका अरबी है, अदरक है, ये सब स्टेम के भूमिगत रूपांतरण है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है। दूसरा होता है वायवीय रूपांतरण। तने का वो हिस्सा जो बाहर हवा में है उसमें कोई फेरबदल होता है तो अपने कहते हैं वो वायवीय रूपांतरण है। ऐसी अधवायवीय है, तने का कुछ भाग ऊपर रहेगा, कुछ भाग अंदर की तरफ रहता है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है, रनर है, सक्कर है, स्टोलन है, ऑफसेट है, ये सारे सब एरियल मॉडिफिकेशन है स्टेम के। स्तंभ के तने के अधवायवीय रूपांतरण है। और स्तंभ के जो वायवीय रूपांतरण है, जो तना हवा में है, उसमें जो बदलाव देखने को मिलता है उसमें आपको स्टेम टेंड्रिल है, स्टेम स्पाइन्स है और फाइलोक्लेड है, क्लेडोड है। इनके एग्जाम्पल्स जरूर याद करें, पूछे जाते हैं बल्बिल से। तो स्टेम हो गया। लीफ, लीफ में आपको जो याद करना है वो है शिरा विन्यास, विनेशन। 2 तरह का होता है, जालिकावत और समानांतर, रेटिकुलेट और पैरेलल। दोनों के टाइप्स आपको याद करने हैं। और इस चैप्टर में आखिर में इनफ्लोरेसेंस डाल रखा है, पुष्पक्रम दे रखा है। मुख्य रूप से 2 तरह के पुष्पक्रम दिखाई देते हैं, एक होता है साइमोस, एक होता है रेसिमोस। सैसिमाक्षी और एसिमाक्षी। इसी के बहुत सारे और टाइप्स दे रखे हैं, जैसे कंपाउंड है, स्पेशल टाइप का लिखा है, मिक्स टाइप का लिखा हुआ है। तो ये आपको याद करने हैं। और स्पेशली मैं आपको बता दूं, साइथियम और हाइपेंथोडियम, और तीसरा है वर्टिसलेस्टर। ये 3 विशेष प्रकार के पुष्पक्रम है, स्पेशल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है, याद रखना है आपको। ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद 4th चैप्टर है जैविक उत्तक, बायोलॉजिकल टिश्यू। अब ये 2 टाइप के होते हैं, एक है आपका जंतु उत्तक, एक है पादप उत्तक, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू। और इस चैप्टर में सिर्फ एनिमल टिश्यू के बारे में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन। सबसे पहला टिश्यू, इसमें एपिथेलियल टिश्यू आता है। दूसरा इसके अंदर आपका कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कुलर टिश्यू है, नर्वस टिश्यू है। ये 4 टिश्यूज अपने इस चैप्टर में पढ़ रखे हैं। आपको क्या करना है, ये जितने भी टाइप्स के टिश्यूज दे रखे हैं उनका ओरिजिन, उद्भव किन से हुआ है वो याद रखना है। जैसे एपिथेलियल टिश्यू है, वो आपकी जो भ्रूणीय स्तर होते हैं 3, एम्ब्रायनिक लेयर होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, इन तीनों से डिराइव्ड होती है, इन तीनों से इसका उद्भव होता है। जैसे संयोजी उत्तक है कनेक्टिव टिश्यू, वो मीजोडर्म से डिराइव्ड हो रहा है। मस्कुलर टिश्यू है वो मीजोडर्म से, और नर्वस टिश्यू एक्टोडर्म से डिराइव्ड होता है। इसके अलावा जो याद करना है, जैसे यहाँ पर उपकला दे रखा है, उपकला उत्तक एपिथेलियल टिश्यू, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। जैसे सरल शल की उपकला है, ये कहाँ पर मिलेगा, आपके कौन से ऑर्गन्स में मिलता है, वो आपको याद करना है। इनकी डेफिनेशन आपको याद नहीं करनी है, इनके डायग्राम्स आपको याद नहीं करने, ये कहाँ मिलते हैं, आपके शरीर के कौन से हिस्से में लेयर बनाते हैं, वो आपको याद करना है। इसके बाद इस चैप्टर से जो अंदर का सवाल पूछा जा सकता है वो है अस्थि और उपास्थि। इन दोनों में आपको फर्क करना आना चाहिए। और ब्लड का जितना भी कॉम्पोजिशन इसमें लिखा हुआ है वो सब आपको याद करना है।
खून के बारे में, बिल्कुल ब्लड के बारे में, खून के बारे में, आरबीसी है, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, इन सब के बारे में याद करना होगा। फिर लास्ट में यहां से जो डायग्राम पूछा जा सकता है वो है नर्वस टिश्यू का, तंत्रिका कोशिकाओं का, न्यूरॉन्स का, जो आखिर में दे रखा है आपके बुक में, टेक्स्ट बुक में। ये आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। फिर आते हैं प्लांट टिश्यूज पर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लोकेशन के बेस पर, स्थिति के बेस पर कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। सबसे ऊपर शीर्ष विभजोतक होता है, साइड में होता है, बाउंड्री पर आपका मिलता है पार्श्वीय, और बीच बीच में मिलता है अंतर्वेशीय। ये डायग्राम यहां पे दिया हुआ है, ये डायग्राम आपको ड्रॉ करके देख लेना है। इसके बाद जो सिंपल टिश्यूज है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। लेकिन यहां से जो सवाल पूछा जा सकता है वो है जाइलम और फ्लोएम, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसकी डिटेलिंग आपको पढ़ लेनी है। और एक जो आपको याद करना है वो है संवहन पूल, चैप्टर के एंड में दे रखा है, इंपॉर्टेंट है। और ये संवहन पूल संयुक्त खुला, संयुक्त बंद दे रखा है। जो अरिया रेडियल होते हैं वो मिलते हैं जड़ों में, तने के अंदर मिलते हैं आपके खुला और बंद वाले। खुला उसे कहेंगे जहां पर फ्लोएम और जाइलम के बीच में कैम्बियम आ जाता है, अगर नहीं है बीच में तो वो बंद है। अगला चैप्टर, छठा चैप्टर है, एनाटॉमी दे रखी है रूट, स्टेम और लीफ की। देखिए मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में यही फर्क है, मॉर्फोलॉजी में अपने बाहर से स्टडी करते, अंदर नहीं घुसते। अब प्लांट की चीरफाड़ करेंगे, अंदर घुसकर देखेंगे कि वहां पर किस तरह से सेल्स अरेंज्ड हैं, आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे अपने। तो यहां पर मोनोकोट और डाइकोट, रूट, स्टेम और लीफ, इन सब के डायग्राम दे रखे हैं और इनके बारे में डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है। जो आपको डायग्राम याद करना है वो एक तो है द्विबीजपत्री पत्ती की आंतरिक संरचना, और एक दे रखा है टीएस, डाइकोट स्टेम का अनुप्रस्थ काट। ये 2 डायग्राम आपको घोट लेने हैं। और इसके अलावा जो याद करना, जहां से छोटा सवाल बनता है, वो है वार्षिक वलय, एनुअल रिंग्स। द्वितीयक वृद्धि वाला पोर्शन है ये, सेकेंडरी ग्रोथ वाला। में भी आपको जो याद करने लायक चीज है वो है ऑटम वुड, लेट वुड, स्प्रिंग वुड, अर्ली वुड। छोटे सवाल बनते हैं इससे। अगला चैप्टर है 7वां, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे रखा है एंजियोस्पर्म प्लांट्स में, जो फूल वाले पौधे होते हैं उसमें लैंगिक जनन और विकास दे रखा है। और इनमें जो आपको याद करना है वो है एंथर की, पराग कोश की अनुप्रस्थ काट। इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। फिर एक ओव्यूल का, प्रतिबिजांड का डायग्राम दे रखा है, वो भी घोट लीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है पर परागण, जिसे अपने कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन की विधियां। इसमें एबायोटिक फैक्टर दे रखे हैं, अजीवीय कारक दे रखे हैं, जैसे वायु परागण है, जल परागण है, अधोजल परागण है। किन प्लांट्स के अंदर ये पाए जाते हैं वो आपको याद करना है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे छोटा बड़ा दोनों सवाल बन सकते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन है और ट्रिपल फ्यूजन है, द्विनिषेचन और त्रिकसल्यन। ये सिर्फ और सिर्फ खास बात है एंजियोस्पर्म प्लांट्स की, आवर्तबीजी पादपों की। आठवां, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जीवों का वर्गीकरण। कुछ बुक्स के नाम और कुछ टर्म्स दे रखी हैं, वो आपको याद करनी चैप्टर के शुरुआत में। जैसे सिस्टमा नेचुरी दे रखा है, कैरोलस लीनियस ने बुक लिखी थी, यहां से बहुत बार सवाल पूछा गया है।
कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, मॉडर्न टैक्सोनॉमी कौन है, तो अपने कहेंगे कैरोलस लीनियस है। उन्होंने बुक लिखी, उसका नाम आपको याद होना चाहिए। एपीडी कंडोले, सबसे पहले टैक्सोनॉमी वर्गीकी शब्द का प्रयोग इन्होंने ही किया था। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी, थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी, थ्योरी एलिमेंट्री डेला बॉटनिक। इसके बाद विटेकर वाला क्लासिफिकेशन दे रखा है, 5 जगत प्रणाली, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये जो टेबल है इसको घोट लीजिएगा। अगला है 9th जंतु वर्गीकी, एनिमल टैक्सोनॉमी, और इसमें सबसे पहले नामकरण पद्धति दे रखा है, नोमेनक्लेचर, बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर, द्विनाम पद्धति कैरलस लीनियस ने दी थी। किस तरह से अपने किसी भी पेड़ पौधे का, किसी भी जानवर का वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, साइंटिफिक नेम लिखते हैं, वो दिया हुआ है, याद करना है। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक दे रखा है। जब अपने एम्ब्रायनिक स्टेज में होते हैं, भ्रूणीयावस्था में होते हैं, तो 3 लेयर बनती है, एक्टोडम, मीजोडम और एंडोडम। अगर तीनों हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, और किसी जानवर में सिर्फ 2 ही हैं, एक्टोडम और एंडोडम, मीजोडम एब्सेंट होती है, तो उसे कहते हैं डिप्लोब्लास्टिक। देगुआ के आधार पर वास्तविक देगुआ उसे कहेंगे जो मीजोडम से डिराइव्ड होती है, और छद्म देगुआ, आभासी देगुआ किसे कहेंगे, स्यूडोसिलोमेट किसे कहेंगे, जिनमें देगुआ तो है, सिलम तो है, लेकिन वो डिराइव्ड नहीं है मीजोडम से, किसी और ही लेयर से डिराइव्ड है, और जिनमें नहीं पाई जाती उन्हें एसिलोमेट कह देते हैं। उसके बाद फाइलम दे रखे हैं, संघ दे रखे हैं, पोरीफेरा, उसके बाद निडेरिया, प्लेटियलमेंथीज, एस्केलमेंथीज, एनलिडा है, ऑर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, ये सारे फाइलम हैं। इनके नाम तो कम से कम आपको याद होने ही चाहिए, और इनके अंदर जो एनिमल्स आते हैं वो भी आपको एग्जाम्पल याद करने हैं। पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए नहीं कह रहा मैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है नॉन कोडेटा और कोडेटा, इन दोनों में डिफरेंस दे रखा है, 9 अंतर करने हैं। ये आपको टेबल मेमोराइज करनी है। और 5 क्लासेस हैं, पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, उसके बाद एविस, फिर मेमेलिया। आपको एम्फीबिया, जो एम्फीबिया क्लास है उसके करेक्टर याद करने हैं, और एक आपको करना है मेमेलिया का, क्लास मेमेलिया का, जो लास्ट में दे रखा है। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और उनके साइंटिफिक नेम भी आपको मेमोराइज करने हैं। अगला चैप्टर है 10वां, एनिमल्स ऑफ एग्रीकल्चरल इंपॉर्टेंस। इसमें पहला जो जानवर दे रखा है वो केंचुआ। केंचुए के बारे में पढ़ लीजिएगा, जितना भी आप पढ़ सकते हैं इस चैप्टर से पढ़ लीजिएगा, यहां से सवाल पूछे जाते हैं। और एक आता है रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर। इसका लाइफ साइकिल आपको चेक कर लेना है, दे रखा है इसमें लाइफ साइकिल, वो याद करना है। और आखिर में दे रखा है चूहों का प्रबंधन, चूहों को कैसे काबू में किया जाए 10 दिनों में, उसके लिए एक टेबल दे रखी है, वो आपको याद करनी है। अगला चैप्टर है 11वां, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। कुछ नहीं करना, एक तो आपको शैवाल, एल्गी, 3 टाइप के एल्गी होते हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। इसकी एक टेबल दे रखी है और कंपैरेटिव स्टडी डाल रखी है, इस टेबल को याद करना है। ब्रायोफाइट 2 टाइप के होते हैं, लिवरवर्ट और मॉस। यहां पर लिवरवर्ट का डायग्राम आपको तैयार करना है। और एक चीज आपको जो याद करनी है वो प्लांट है जिम्नोस्पर्म, इसको तैयार कर लीजिएगा, इसके एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिएगा। अगला चैप्टर है प्लांट फैमिलीज का, 6 फैमिलीज डाल रखी है,
क्रूसीफेरी, मालवेसी, कुकुरबिटेसी, सोलनेसी, फेबेसी और पोएसी। एक ब्रेसिकेसी, एक सोलनेसी और एक मालवेसी, ये 3 फैमिलीज आप तैयार कर लीजिएगा। इसके और पूरा याद ना कर पाओ तो इन तीनों फैमिलीज के फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम ये जरूर याद कर लो, पूछे जाएंगे। 13वां अनुवांशिकी, जेनेटिक्स। इसमें जो याद करना है वो है जेनेटिक्स के टाइप, ब्रांचेस। 5 टाइप की जेनेटिक्स होती है, मॉलिक्यूलर है, बायोकेमिकल है, यूजेनिक्स है, मेंडेलियन जेनेटिक्स है और यूफेनिक्स है। ये याद होनी चाहिए आपको। इसकी डेफिनेशन आप पढ़कर जाएं। आनुवांशिकता, आनुवांशिकी विज्ञान या जेनेटिक्स किसे कहते हैं, और मेंडल ने 3 लॉज दिए थे, वो आपको याद करने हैं। आपकी बुक में सिर्फ 2 दे रखे हैं, आपको 3 करने हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और तीसरा होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये 3 आपको याद करने, इन शॉर्ट याद करने। इन शॉर्ट मैं आपको करवा देता हूँ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब है, विसंयोजन का मतलब है, जब गैमेट बनते हैं तो दोनों एलिल, जो एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलिल होते हैं, वो अलग अलग हो जाते हैं। दूसरा होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसका मतलब होता है एक एलिल पूरी तरह से फ्री होता है, स्वतंत्र होता है किसी भी दूसरे एलिल के साथ में मैचिंग करने के लिए। और तीसरा होता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। F1 जनरेशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होता है। अगला चैप्टर है पादपकारिकी एवं जल संबंध, प्लांट फिजियोलॉजी एंड वाटर रिलेशन। इसमें सबसे पहले आपको याद करना है जल विभव, साई डब्ल्यू, वो याद करना है। परासरण की डेफिनेशन आप याद कर लीजिएगा। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जड़ में जल के गति का पथ, एक डायग्राम दे रखा है। जड़ में किस तरह से पानी प्रवेश करता है एपिडर्मिस से लेकर जाइलम तक, वो एक डायग्राम दे रखा है। आप डायग्राम प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लास्ट में एक टॉपिक दे रखा है ट्रांसपिरेशन। इन शॉर्ट आप उसको पढ़ लीजिएगा। और इसमें एक थ्योरी डाली गई है, बताया गया है कि किस तरह से ट्रांसपिरेशन पुल काम करता है, कोहेशन थ्योरी किस तरह से काम करती है, वो आपको पढ़ना है, जिसकी वजह से पानी पत्तों तक पहुंचता है। अगला चैप्टर है 15वां प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। और इसमें इक्वेशन डाल रखी है सबसे पहले चैप्टर में, फोटोसिंथेसिस को डिनोट करने वाली। ये जूनियर सेक्शन से आप पढ़ते आ रहे हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, स्टीफन हेल्स, इन्हें पादपकारिकी का जनक कहा जाता है। एमसीक्यू या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप में पूछा जा सकता है। स्टीफन हेल्स, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। उसके बाद जो आपको तैयार करना है वो है चक्रीय और अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलीकरण, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लाइट रिएक्शन के 2 पाथवे हैं, इनमें फ्लो चार्ट दे रखा है, फिगर दे रखा है, वो आपको याद करना है। और जो इम्पोर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वो है C3 साइकिल। आपकी बुक में C3 साइकिल को काफ़ी डिटेलिंग में डाल रखा है, उतना याद नहीं करना है। एक C3 साइकिल है, उसको आपको बना के आना है। अगर टीचर ने आपको बनवाया है तो वो ड्रॉ करके आए। इसे कैल्विन बेंसन साइकिल भी कहते हैं, C3 साइकिल। एक है C4 साइकिल, इसका डायग्राम याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, आ सकता है। फिर है रेस्पिरेशन, 16वां चैप्टर है। पहले ही एक टेबल डाल रखी है, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस दे रखा है, आ सकता है, पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद ग्लाइकोलिसिस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए, जैसे इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, इसका दूसरा नाम ईएमपी पाथवे है, और ईएमपी नाम कैसे पड़ा वो भी आपको याद होना चाहिए, कहाँ पर होता है सेल के अंदर वो भी आपको पता होना चाहिए। समरी ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज के टूटने से 38 या 36 एटीपी मिलते हैं, वो कैसे मिलते हैं उसकी डिटेलिंग डाली हुई है एक टेबल में, याद कर लीजिएगा, यहाँ से छोटा बड़ा सवाल आ सकता है। एक टेबल और दे रखी है, श्वसन और किण्वन, रेस्पिरेशन और फर्मेंटेशन में डिफरेंस। ये ठीक वैसा ही है जैसे अपन ने एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस किया था, तो ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें। लेकिन जो काम की चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ वो है श्वसन गुणांक, रेस्पिरेटरी क्वोशेंट, RQ।
CO2 और O2 का जो अनुपात होता है, रेशो होता है, उसे अपने कहते हैं RQ। और आपको याद करना है कार्बोहाइड्रेट्स का श्वसन गुणांक कितना होता है, वसा का कितना होता है, प्रोटीन का कितना होता है, ये सारे डाल रखे हैं। डिटेलिंग नहीं करनी है, बस इनके नंबर याद कर लीजिएगा आप। फिर है प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट रेगुलेटर्स, प्लांट हार्मोन वाला चैप्टर है। इसमें जो आपको याद करना है, ये 5 हार्मोन के नाम तो आपको याद होने ही चाहिए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड। से छोटे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। ऑक्सिन का काम क्या है, जिब्रेलिन का काम क्या है, साइटोकाइनिन का काम क्या है, ये ब्रीफली आपको याद करना है। इथाइलिन का काम क्या है, उसके बाद ABA। हाँ, चैप्टर के एंड में विल्गन दे रखा है, एब्सिशन, पत्ते झड़ते हैं, उसके बारे में दीप्तिकालिता, फोटोपीरियोडिज्म, बसंतीकरण, वर्नलाइजेशन। ये टर्म्स आपको याद होनी चाहिए, इनके क्या मीनिंग निकलते हैं वो याद होनी चाहिए। यहाँ पर दीप्तिकालिता दे रखी है, फोटोपीरियोडिज्म। इसके बेस पर 3 टाइप के प्लांट्स होते हैं, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट्स। इनके एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जा सकते हैं, याद कर लीजिएगा। अगले चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 18 इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र दे रखा है। यहां से जो सवाल पूछा जा सकता है वो है फूड चेन और फूड वेब, वो याद करना आपको। और एक जो पारिस्थितिकी स्तूप है, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, 3 तरह के होते हैं, बायोमास है, नंबर वाला है, एनर्जी का है। एनर्जी वाले कभी भी उल्टे नहीं बनते। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करनी है, डिटेलिंग नहीं करनी है, डिटेलिंग नहीं करनी है, रफली आपको याद करना है। जैसे यहाँ पर फूड चेन दे रखी है, जिसमें प्रोड्यूसर होते हैं, उपभोक्ता होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये सब आपको याद होनी चाहिए। और एक टॉपिक दे रखा है प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। इसमें GPP, NPP दे रखा है, उनकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, याद कीजिएगा। लास्ट है, इस चैप्टर में दे रखा है जैव भू रासायनिक चक्र, बायो जियो केमिकल साइकिल। और इनमें जो आपको याद करना, नाइट्रोजन साइकिल आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 19वां सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी। 3 तरह की वानिकी होती है इसमें, एक शहरी, एक ग्रामीण और एक कृषि। क्या होती है, थोड़ा बहुत अंदाज़ा आपको होना चाहिए। पेड़ पौधे लगाने, कृषि क्षेत्र में लगाने हैं, गांव में लगाने, शहर में लगाने, वो वानिकी है, फॉरेस्ट्री है। थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, बड़ा सवाल यहाँ से आता नहीं है। फिर है एनवायरमेंटल चेंजेस एंड एग्रीकल्चर, पर्यावरणीय परिवर्तन एवं कृषि। यहाँ से आप MCQ चेक कर सकते हैं, 2 MCQ डाल रखे हैं, ये डिट्टो कॉपी हो सकते हैं पेपर में। लास्ट है 21वां बायोडाइवर्सिटी इन राजस्थान, राजस्थान में जैव विविधता। इसमें 3 जोन बना रखे हैं, एक है डेजर्ट वाला, एक है आपका माउंटेनियस और तीसरा है ग्राउंड वाला। ये थोड़ा सा आपको चेक कर लेना है, यहाँ पर कौन कौन से प्लांट्स और कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। और यहाँ पर कुछ सेंचुरीज, कुछ नेशनल पार्क्स भी दिए हुए हैं, वो आपको याद करने हैं। ये टेबल नहीं पूछी जाएगी, टेबल याद मत करना। यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान में एक राज्य जैव विविधता बोर्ड बनाया गया, कब बनाया गया। और इसके अलावा जैव विविधता प्रबंधन समितियां भी दे रखी है, कौन से एक्ट के अंदर इसको लागू किया गया है, याद होना चाहिए आपको। बाकी कुछ इस चैप्टर में है नहीं। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, कि क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। और कल के एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं।